चिकन हमें सप्लाई किया जाता है मार्केट में है, वो कितना सेहतमंद होता है, उसमें किस किस्म की डिजीज़ बीमारियां जो है वो इंसानी से। हर जगह पे केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ तो है, वो सारी चीज़ें ऐड अप हो के कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इशू तो जो है ना वो आ रहा है। जो स्टीरॉइड है या हार्मोन है का सर, वो मोर्टेलिटी वाले केस में तो मैंने आपको बोला कि उसमें 1-2% चांसेस हैं। सम टाइम डिजीज़ आ भी जाती हैं, मौत होती भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब से ये कंट्रोल हाउसेस आए हैं काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में है, क्योंकि हर जो मेजर डिजीज़ है उसकी वैक्सीनेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर इरमाडा, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मुर्गियां होती हैं वो दौरान सफ़र क्यों मर जाती हैं और मरने के बाद उनको कहाँ रखा जाता है, और उसके बाद कुछ ऐसी मुर्गियां हैं जिनके पर बहुत कम होते हैं, क्या वो ज़्यादा जो है स्टीरॉयड उनको दिया जाता है, और ऐसी मुर्गियाँ जो जिनके पानी में ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है, इस पे भी हम बात करेंगे। और मुर्गियां जो है इंसानी सेहत पर कितना इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम रसूल, ही इज़ द जनरल मैनेजर CP ग्रुप, और इसके साथ साथ एज अ वेटनरी डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं आज के जैसे कि हेल्थ पे हम बात करते हैं, तो आज हमने इसीलिए आपको मदऊ किया कि जानवरों की ये जो मसाइल हैं, स्पेशली जो चिकन हमें सप्लाई किया जाता है मार्केट में है, वो कितना सेहतमंद होता है, उसमें किस किस्म की डिजीज़ बीमारियां जो है वो इंसानी सेहत को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये एक कॉमन सवाल है कि जो हम देखते हैं कि शेड से जब मुर्गी सप्लाई जो एक चिकन चॉप पे आ रही होती है, कुछ मुर्गियाँ रास्ते में ही मर जाती हैं। वो मुर्गियाँ कहाँ जाती हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए मुझे मदऊ की आज, क्योंकि हम अक्सर सोचते थे, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो जब भी किसी गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग में या दोस्तों की महफ़िल में होते हैं, तो ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं कि जिनका जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि वजाहत की ज़रूरत थी। तो इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया कि आपने ये बहुत अच्छा कासिम अली शाह फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया किया कि जिसके ऊपर बैठ के हम चीज़ों को थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं, और जो लोगों की थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले से जिस तरह आपने पूछा कि ये जो इनका मतलब सप्लाई के दौरान मुर्गियों की डेथ होती है या मौत होती है, उसको क्या करते हैं, और दूसरा आपने पूछा कि जिनके ऊपर बाल होते हैं, या चलो वन बाय वन हम इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये कंट्रोल शेड बेसिकली, या शेड होता क्या है, उसके अंदर किस तरह का इन्वायरमेंट है जहाँ पे मुर्गी तैयार की जाती है शेड के अंदर। क्योंकि नॉर्मली शायद अक्सर लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट यही है कि यार ये बिल्कुल जिस तरह आज से कोई 20-30 साल पहले एक गांव के बाहर जोहड़ के पास एक छोटा सा जो है ना जंगला लगा के तो 500,000 मुर्गी वहाँ पे रख दी होगी, अभी जो है ना सर वो दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आजकल का जो पोल्ट्री फार्म है, ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री आप इसको नाम दे सकते हैं, कि जिसके अंदर सबसे जो छोटा शेड है जिसकी मुर्गियों की तादाद जो है ना वो 30,000 होती है, ठीक, एक शेड के अंदर। अच्छा। तो नॉर्मली हमारे समझ लें कि 70-80% शेड ऐसे हैं सर जहाँ पे एटलीस्ट 2-3 या 4 शेड्स हैं एक ही विसिनिटी के अंदर, यानी कि आप इसको एक प्रॉपर इंडस्ट्री का नाम दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी। और उसके अंदर प्रॉपर फीडिंग का, ड्रिंकिंग का, ठीक है, बर्ड की डिज़ीज़ प्रिवेंशन का पूरा एक प्रोग्राम होता है, उसकी वैक्सीनेशन होती हैं, और उसके बाद गाहे बगाहे जो भी उसको डिज़ीज़ से बचने के लिए ज़रूरी अद्वियात हैं वो फ्राहम की जाती हैं, और प्रॉपर जो हमारे स्किल्ड वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो उनको रेगुलर विज़िट करते हैं, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी मौत हो। लेकिन फिर भी आपको पता है सर कि ज़िंदा चीज़ है, और इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, उस हाउस के अंदर इतने ज़्यादा जानवर हैं, तो ऑब्वियसली डिज़ीज़ के चांसेस होते हैं। सम टाइम डिज़ीज़ आ भी जाती हैं, मौत होती भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब से ये कंट्रोल हाउसेस आए हैं काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में हैं, क्योंकि हर जो मेजर डिज़ीज़ है उसकी वैक्सीनेशन होती है, क्योंकि ये
करोड़ों रुपए की मालियत का इस पे बहुत लागत आती है, तो कोई भी जो इन्वेस्टर है या फार्मर है वो उसको रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं होता। वो उसको अपनी पूरी जो वैक्सीनेशन है, एहतियाती तदाबीर हैं, वो सारी इख्तियार करते हैं। अच्छा खैर, टू कट इट शॉर्ट, जब वो असल मुर्गी 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, उसके बाद जब वो डिलीवरी उसकी मार्केट में करती हैं, तो मार्केट में डिलीवरी के दो जो है ना मेजर चैनल्स हैं। नंबर वन, जिस तरह आजकल आपने देखा होगा प्रोसेस फूड का काफ़ी नई जनरेशन में आ रहा है, फास्ट फूड का, तो उसके लिए वो ज़्यादातर जो है ना हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स काफ़ी कंपनीज़ के लगे हुए हैं। तो वो डायरेक्टली जो बर्ड है एक फुली जिसे कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल व्हीकल के थ्रू उन प्रोसेसिंग प्लांट पे चला जाता है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आपने देखा होगा कि वो जो है ना अभी आज तक जिसमें नगेट्स हैं या बाकी इस तरह की प्रोडक्ट्स सारी वो रेडी टू ईट आ रही हैं, वो प्रोसेसिंग प्लांट के थ्रू आती हैं। उसमें हर जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक चिकन के बॉडी पार्ट्स सेपरेट करके और उसको फिर आगे जो मुख्तलिफ़ चेन्स हैं फास्ट फूड की, वहाँ पे भी सप्लाई किया जाता है और वो लोग कंपनीज अपना भी उसको प्रोसेस करके फिर आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा जो वेट मार्केट आती है, जिस तरह आम हम जिसको हम फट्टे वाला या खुड्डे वाला बोलते हैं, उस तक जो मुर्गी पहुँचती है, ये भी सारे का सारा कोई 5 से 6 घंटे का प्रोसेस है जस्ट। अच्छा, प्रॉपर चेन के ज़रिए, प्रॉपर चेन के ज़रिए, जी बिल्कुल, वो एक पूरा मैकेनिज़्म है। उसमें जो पोल्ट्री का रेट अनाउंस करती हैं रात को 2 उसकी बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी, जो डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर होता है और इवन डीसी साहब, वो उसको सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका डेली बेस पे रेट होता है। तो वो रात को रेट अनाउंस होता है, उसके बाद जो ब्रोकर्स हज़रात होते हैं, जो फार्मर और शॉप वाले के दरमियान मिडल मैन है, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन करके तो वो रेट अनाउंस कर देते हैं फार्मर को, और उसके बाद वो अपनी गाड़ियाँ भेज देते हैं। क्योंकि हर एरिया में मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स होते हैं, उसलिए वो एरिया के लिहाज से बहुत ज़्यादा फासला उनको करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर के रेडियस में जो है ना वो एक मार्केट है, फिर अगली मार्केट आ जाती है, वो उसको देखती है। तो वो उधर से करके लेके आते हैं बर्ड, और 5-6 घंटे के, और सारा ये नाइट टाइम में ये सारा प्रोसेस होता है, और अर्ली मॉर्निंग वो फार्म से जो है ना डिलीवरी शॉप तक उसकी मतलब हो जाती है। तो उसके बाद इस दौरानिए में जो अमवात हैं उसकी शरह बहुत कम होती है। ठीक है, ये बिल्कुल लोगों के जहन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, होती ज़रूर है। देखें, अगर एक गाड़ी के अंदर वो 2000 या 4000 बर्ड लेके आ रहा है, तो उसमें 2-4 बर्ड तो डेफिनेटली हो सकते हैं कि उनकी मतलब सफोकेशन की वजह से या बाकी वजह से डेथ हो जाए। अदरवाइज़ मोस्टली ये होता है कि आपको मैंने जिस तरह बताया कि ये बहुत एक्सपेंसिव काम हो चुका है आजकल। तो कोई भी जो ब्रोकर हज़रात है वो माल लिफ्टिंग से पहले डे टाइम में उस फार्म को विज़िट करता है पहले। ठीक है, ताकि उसका रिस्क कम से कम हो। उन्होंने अपनी पूरी टीम रखी होती है, रेट उनका रात को फाइनल होता है, लेकिन दिन के टाइम उनकी जो कैपेसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ़ केजीज़, वो डिसाइड हो जाते हैं कि हम आपसे इतना जो चिकन है लाइव बर्ड, वो आपसे हम इतना लिफ्ट करेंगे। अच्छा, वो जब हो जाती है उनकी कमिटमेंट, तो वो अपनी टीम को भेजते हैं। तो वो वहाँ पे जाके फार्म में सबसे पहले बर्ड की हेल्थ देखता है, क्या ये बर्ड फ्रेश है, मोर्टेलिटी इसकी नॉर्मल है, कोई इस तरह की डिज़ीज़ तो नहीं है, फिर ओके करता है। और उसके अलावा इवन लाइफ स्टॉक सेक्टर डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी इसमें पिछले 1-2 साल से सख्ती आप कह सकते हैं कि है। वो हर चेक पोस्ट जो सिटीज़ में एंटर होती है उसको प्रॉपर चेकअप करते हैं, यानी कि जो, और उसमें उन्होंने एक बर्ड की जो वज़न की कैपेसिटी है 2 kg से कम, उसको भी काफ़ी हद तक डिस्करेज किया जाता है। इट मीन्स कि वो 99% बर्ड जो है ना, जो फार्म से मार्केट तक आता है, वो सेहतमंद होता है, उसमें मोर्टेलिटी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वहाँ पे मुर्गियाँ जो होती हैं, वो चिकन जो वो डेड हो जाता है, तो उसको वो यूज़ भी कर लेते हैं। जिन शॉप्स पे इतना चिकन बैलेंस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं शवारमा हाउस को या कहीं और छोटे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ वो भेज दिया जाता है। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या सारा मैकेनिज़्म है? बिल्कुल, उसके ऊपर भी जो हमारे फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी वर्किंग की हुई है इसके ऊपर,
और मैंने जिस तरह आपको बताया कि काफ़ी हद तक जो भी चीज़ निशानदेही होती है उसके ऊपर डिस्करेज किया जाता है हर एंगल से। इवन हमारे जो मतलब सर पोल्ट्री लाइफ स्टॉक सेक्टर के रिलेटेड जो हमारी इंडस्ट्री की जो रेट कमेटीज़ हैं, बाकी लोग हैं उसमें शामिल, वो जहाँ पे उनको अगर इस तरह का कोई चीज़ मिलती है तो वो अपने एंड पे जो कर सकते हैं वो ये है कि उस तरह के बंदे को डिसओन किया जाता है, ताकि उसको फिर जो पूरी जो हमारी कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि जहाँ से भी इस तरह की शिकायत आती है उसको हम सप्लाई देना बंद कर देते हैं, ताकि वो जो है ना ऐसी जो ब्लैक शीप है वो सारे इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना वो एक मैं कहता हूँ कि दब्बा ना बने। बाकी फूड सेक्टर वाले हैं, जो फूड अथॉरिटी है, वो भी काफ़ी इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। और बाकी देखें, मैं फिर भी उसको 100% नलीफाई तो नहीं कर सकता। आपको पता है कि इस तरह की ब्लैक शीप्स आर देयर इन एवरी सोसाइटी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उस तरह की हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो ऐसी चीज़ है कि उसको अगर हम परसेंटेज में बात की जाए मैक्सिमम, तो मेरे ख्याल के मुताबिक सर को 1-2% से ऊपर पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम तो सारे उसको मैकेनिज़्म को क्या कहते हैं कि सैटेलाइट व्यू के ज़रिए देख रहे हैं, तो हमें पता है कि वो ज़्यादातर जो चीज़ है वो उसकी फार्म से लेकर शहर के अंदर शवारमा शॉप तक रसाई जो है इतनी आसान नहीं है। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती चिकन जो जिनके पर बहुत कम होते हैं, कहा यह जाता है कि उनको स्टीरॉइड ज़्यादा दिया जाता है, जो डाइट उनकी होती है, खुराक होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा ही है और ये कितना जो है सेहतमंद है? अच्छा, नहीं, इसमें डॉक्टर साहब ये वाकई आपका बड़ा वैलिड सवाल है जो हर जगह पे हमसे भी पूछा जाता है। बिल्कुल, जनरल पब्लिक जनरल जो है ना हर बंदे का 2-3 जो कॉमन क्वेश्चन है। एक ये वाला होता है, दूसरा वो कहते हैं कि जी वो जो ब्रॉयलर अपना वज़न नहीं उठा सकता, वो किसी को क्या ताकत देगा, ऐसे है। तो ये बेसिकली देखें उसकी मिसाल हमारे कुछ लोग देते हैं कि यार देखें, जो उस दरख्त के ऊपर फल लगता है ना वही झुकता है और वो बैठता है, जो उसके ऊपर सफ़ेदे जैसा कुछ नहीं होता वो फिर जो है ना ग्रो करता जाता है। आपने तो पूरी पब्लिक को डिनाई कर दिया। अक्सर की एक मीम चल रही होती है कि जो मुर्गी अपना वजन नहीं उठा सकती, जी वो आपको मैं उसको बताता हूँ सर, उसकी रीज़न क्या है। एक्चुअली रीज़न सर ये है, अभी 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो वो वज़न वाले पे हम आते हैं, दूसरे नंबर पे जो आपने पूछा सॉरी कि जिसके ऊपर बाल नहीं है उसको स्टीरॉइड देते हैं। असल में सर हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चल रही है, ठीक है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ओपन है, ठीक है। और जिसमें सोयाबीन है, मैंने आपसे जिक्र किया, मकई है, कैनोला है, और कुछ विटामिन्स होते हैं, प्री मिक्सेस होते हैं, एंजाइम्स हैं जो बर्ड की ग्रोथ और डाइजेशन को बेहतर करने के लिए होते हैं, ताकि जो भी उसको इंग्रेडिएंट दे रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है ना वो बर्ड के अंदर जो है ना वो अब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी हो, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि देखिए सर, ब्रॉयलर को डेवलप करने का मकसद तो बेसिकली ह्यूमन फूड जो है ना उसको मतलब मीट करने के लिए था, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए था। प्रोटीन सोर्स है कि आपको पता है बहुत अच्छा हेल्दी प्रोटीन सोर्स है, लो फैट है और टेस्ट वाइज भी अच्छा है। अच्छा, ये तो खैर सारी इसकी ग़िज़ाइयत की चीज़ें हैं, लेकिन जो इसकी अगर हम बात करें स्टीरॉइड के लिहाज से, तो आपको पता है सर कि स्टीरॉइड या हार्मोन्स एक हाईली एक्सपेंसिव जो है ना आइटम है, और स्पेशली हार्मोन्स या बाकी चीज़ें तो वो मोस्टली आपको पता है इंजेक्टेबल फार्म्स में होती हैं। और आपको पता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर 30,000 बर्ड का एक छोटा सा फार्म हम उसको कंसीडर करते हैं, और एक विसिनिटी में अगर 1 लाख या 2 लाख बर्ड है तो वो सबसे पहले तो कॉस्ट वाइज भी वो चीज़ बढ़ जाएगी, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम डिटेल में जाएँ तो सर मैं आपको एक एक चीज़ के आइटम की कॉस्ट बता सकता हूँ, और जो मुर्गी का रेट आज इतना बढ़ा हुआ है, नो डाउट एंड कंज्यूमर को तो परेशानी है ही है इसमें, लेकिन जो फार्मर हजरात हैं वो भी परेशानी में इसलिए मुब्तला है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ होगी, डाइट के जो रेट्स हैं वो, हाँ जी, वो खुराक के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। अच्छा खैर, लेकिन मकसद ये है कि सर इसमें बिल्कुल जो है ना ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रही है, और इसमें जो स्टीरॉइड है या हार्मोन है उसका सर वो मोर्टेलिटी वाले केस में तो मैंने आपको बोला कि उसमें 1-2% चांसेस हैं, ठीक है, हो ना उसके पॉसिबल है, लेकिन
कंट्रोल करने में आए या बाकी चीज़ें हों वो तो वो कर सकते हैं लोग, लेकिन ये है कि इस जो हार्मोन्स वाला है या स्टीरॉयड वाला मामला है इसमें 1% भी चांस नहीं है। हार्मोन की आपने बात की, ये कहा जाता है कि जो यंगस्टर हैं या जो अडल्ट हैं वो अपनी प्यूबर्टी जो लेवल है उस पर जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब एज से पहले ही प्यूबर्टी आ जाती है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा है, एक्चुअल में है कि जो डाइट खुराक दी जाती है चिकन को, ये जो आपकी पोल्ट्री फार्म्स में खुराक इस्तेमाल की जाती है वो इंसानी सेहत के लिए कितनी हार्मफुल है? क्योंकि कहीं ना कहीं यंगस्टर में हार्मोनल चेंजेस जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, ये एक सर्वे भी है इस पे, तो आप इस पे क्या टेक रखते हैं? असल में सर देखें, उस डिटेल में चले जाए तो मैं समझता हूँ कि सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे माशरे में। जिस तरह आजकल मोबाइल फ़ोन का, इंटरनेट का एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, दूध के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल है जिसकी काफ़ी एविडेंसेस हैं। लेकिन यह कि मैं चले खैर अपने टॉपिक से सर हटता नहीं हूँ, वो तो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जो हमारा सर चिकन के लिहाज से मैंने आपको बताया है ना, इवन मुझे जो भी दोस्त मिलते हैं मैं उनको बिल्कुल ओपन एक दावत देता हूँ कि मैं सर आप मुझे बताए बगैर हमारी फैक्ट्री में आ जाएं। अच्छा। किसी भी दिन मैं आपको उसका पता भी बता दूँगा। सही। उसके इंग्रेडिएंट्स ओपन है, आप सारे प्रोडक्शन का जो उसको मैकेनिज़्म है उसको आप देख सकते हैं। उसमें ये चीज़ें मैंने सबसे पहले बताया कि देखिए हर चीज़ होती है सर इकोनॉमी बेस्ड। पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीज़ें कॉस्ट वाइज इफ़ेक्टिव नहीं है, दूसरे नंबर पे पॉसिबल भी नहीं है, और तीसरे नंबर पे सर इनका जो है ना हमारी खुराक के अंदर जो है ना 1% भी चांस नहीं है कि ये आया पॉसिबल उसमें ऐड है कि नहीं। अच्छा, दो चीज़ें हैं जो इसकी वज़न को जो है ना मतलब इतना जल्दी ग्रोथ में लेके आते हैं। नंबर एक तो डेफिनेटली सर ये जो उसको खुराक दी जाती है हाईली सोफिस्टिकेटेड डाइट है, बैलेंस्ड डाइट है, अमाइनो एसिड्स बेस इसका जो है ना बेसिकली प्रोफाइल है, ताकि इसमें जो बर्ड की ग्रोथ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, इसका हम इस तरह भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि सर देखें, एक आप इसी खुराक को ले किसी भी मार्केट से किसी भी कंपनी के ले लें आप खुराक, उसको आप अपने एज ए कंट्रोल कहीं भी रख सकते हैं चंद बर्ड्स को जिसमें ये ब्रॉयलर बर्ड हो जो कमर्शियल ब्रॉयलर बर्ड है, और उतने ही अब नंबर ऑफ़ बर्ड्स जो हैं देसी बर्ड या हमारे जो लोकल हैं उनको आप रख के अच्छा यही खुराक उसको देंगे, वो देसी वाला ग्रो नहीं करेगा उस स्पीड से। क्या वजह? ये कर जाएगा। अगर देखें उसमें भी इस तरह के हार्मोन या जेनेटिक्स का भी तो वो उसको भी ग्रो करना चाहिए। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। बेसिक जो है सर वो है इसकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, इसके मसल डेवलपमेंट को जो ना वो सर डेवलप किया गया है इस लिहाज से कि उसकी ग्रोथ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आपको पता सर ये जेनेटिक जो ब्रीडिंग का और सिलेक्शन का अमल है इट टुक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अच्छा। कि जब उन्होंने वो प्योर ब्रीड लाइन्स डेवलप करके और उसके बाद इस स्टेज पे आए हैं कि वो उस बर्ड में जेनेटिक पोटेंशियल ये है कि वो अपने मसल को ग्रोथ करवा सकते हैं। और दूसरा सर बात आपने की थी जो बर्ड थोड़े से गंजे होते हैं, ये बाल इस पर कम होते हैं, तो उसका जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर स्टीरॉयड या हार्मोन का तो बिल्कुल इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक। लेकिन जो बर्ड्स गंजे होते हैं हम उनको अच्छा समझते हैं वैसे। अच्छा, वो ज़्यादा हेल्दी इंडस्ट्री को ज़्यादा हेल्दी होते हैं और उनकी यानी कि ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा। इस वजह से उनका जो वज़न है वो परों में नहीं होता, मतलब वो जस्ट लाइक मसल्स, और जो है ना वो उनकी यानी कि डेवलपमेंट हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर। कुछ मुर्गियों के जो पानी आप दे रहे होते हैं शेड में उसमें एंटीबायोटिक का हैवी जो ऐड किया जाता है, तो वो क्यों ऐड किया जाता है, इसकी वजह? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्योंकि एक कमर्शियल इंडस्ट्री है जो ज़ाहिर है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक बंदा कर रहा है तो वो ऑब्वियसली अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि यार इसमें कोई ना कोई डिजीज़ ना इसमें प्रिवेल करे, बर्ड की जो अमवात है मोर्टेलिटी है वो कम से कम हो, ताकि वो उसमें से ज़्यादा वज़न ले सके और प्रॉफिट कमा सके। लेकिन वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि सर मैं इधर बैठ के
अपने लोगों की आगाही के लिए जो रियलिटी बेस्ड बात है वही करूं, बिल्कुल है, कि सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को डिफेंड ना करता इसीलिए जाऊं। सर आपको मदऊ ठीक किया है है ताकि जी, आपसे बिल्कुल। एक्चुअल हाँ ग्राउंड जी, रियलिटी तो पे बात कर वो सकें। ये जो फैक्टर है इसमें भी हमारे, मैंने जिस तरह आपको बताया सर कि हमारी एक पूरी हर कंपनी की, हमारी कंपनी की भी इसी तरह ही है, एक टेक्निकल टीम होती है जो हर फार्मर को, जो भी हमारा कस्टमर होता है उनको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, विजिट्स करते हैं, ताकि प्रिवेंशन के तौर पर जो है ना वो सारे कोर्सेज किए जाएं। ये एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डिजीज़ को इस्तेमाल किया। प्रिवेंट लेकिन करने सर के ये लिए भी होती है। साथ ये पहलू उठ जाता है कि जो चिकन का ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम उसका डेली यूजेज है, लेकिन उनमें फिर एंटीबायोटिक जो ह्यूमन एंटीबायोटिक है वो उतना इफेक्ट नहीं कर रही होती। तो क्या असल वजह आप यही समझते हैं कि क्योंकि इनटेक तो आप उन बिल्कुल चिकन सर, को देखिए करवा रहे ये चीज़ किसी हद तक पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं, देखिए हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, इवन हम मटन ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं, और कोई भी इस तरह का जो सोर्स ले रहे हैं, इवन गंदम है या बाकी चीज़ें, हमको पता है सब में आजकल क्योंकि काफ़ी चीज़ें कमर्शलाइज हो गई हैं, तो हर जगह पे केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ तो है, वो सारी चीज़ें ऐड अप हो के कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इशू तो जो है ना वो आ रहा है। अच्छा, उसमें जो चिकन है डेफिनेटली इसका भी कोई ना कोई रोल होगा, मैं हर चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, जो चीज़ें नहीं है नहीं, लेकिन ये फैक्टर बिल्कुल है। अच्छा, इसका हल ये है, हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी इसको काफ़ी हद तक सरगाही में लेके आ रहे हैं, इस कैंपेन को काफ़ी हद तक किया भी है, और अभी 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना हमने इस चीज़ को अब अवॉइड कर रहे हैं। उसका तरीक़ाकार सर ये होता है कि फार्म के अंदर जो लास्ट वीक होता है उसकी प्रोडक्शन का, उसमें हम कोशिश करते हैं हद्दुल वसा के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना हो, ताकि जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स हैं उनका रेजिड्यूल जो टाइम है वो 4 से 6 दिन के राउंड अबाउट जो है ना वो होता है। यानी कि बर्ड को मार्केट आने से पहले अगर आप आखिरी हफ्ता कह लें कि अगर एंटीबायोटिक बंद कर जी बंद कर दी जाएँ तो ये इशू ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर फिर भी इसको मज़ीद हम इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करना चाहें तो मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन आजकल क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज़ में वहाँ पे जगह के मसले मसाइल हैं, पॉसिबल नहीं है। हम गांव देहात में तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है बिल्कुल कि वो बर्ड को जब मार्केट से लेके आएँ तो उस बर्ड को अगर पॉसिबल हो, घर में अगर कोई इस तरह की जगह हो, कुछ छत में या बाकी चीज़, तो उस बर्ड को अगर आप 2-4 दिन 5 दिन अपने पास रख लें पहले, उसमें घर में जो भी आपके पास कोई सब्ज़ी की बाकियात हैं, कोई बाकी गंदम दाना वगैरह है, वो उसको डाल के आप अगर 4-5 दिन रख लें तो ये एक पब्लिक के लिए मैसेज है। अगर जो भी लोग ये कर सकें तो उसमें यह है कि वो मज़ीद 100% सेफ़ हो जाएंगे इस एंटीबायोटिक के रेजिड्यू से। ठीक है, हम भी अपने तौर पर वो असर उसका जो ज़ाहिर हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना वो इस फैक्ट से जो है एंटीबायोटिक के जो रेजिड्यूज़ हैं उससे जो है ना वो कंज्यूमर बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हर पहलू पे बात की और हमने जाना कि जनरल जो पब्लिक के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने रखे कि मुर्गियां जो है वो सेहतमंद किस तरह से रह सकती हैं, और ऐसी बहुत सारी जो मिथ्स भी पाई जाती थी वो भी हमने डॉक्टर साहब से जाना कि जो मुर्गी चिकन का जो गोश्त है वो कितना सेहतमंद है। और ये भी कहा जाता था कि चिकन के अंदर ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस जो आती हैं ह्यूमन बॉडी में, वो किस हद तक उसमें सदाकत है। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। उम्मीद करते हैं आपके लिए बड़ा ये टॉपिक मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।